जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 10 अप्रैल को आपका सीडीएस और एनडीए दोनों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जितना भी आपका रिमेनिंग टाइम है यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जितने भी ग्रामर और वोकेब के क्वेश्चंस हैं वो सब यहाँ पे करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के स्पेशली, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और आपको यहाँ पे आप देखोगे कि हर सेट में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि फिक्स है, जो कि हर बार आने हैं। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यदि आप कर लेते हो तो 60 to 70% आप वहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्टली बना के आने वाले हो। तो देखिए, क्वेश्चंस करने से पहले आप सीडीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न समझना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम देने से पहले। तो देखिए, इंग्लिश की यदि बात करें यहाँ पे, तो जो सीडीएस आपका एग्ज़ाम होता है यहाँ पे 3 सेगमेंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, 100 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होता है। और आपको 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को। तो उसमें क्या है कि एक तो आपका है ग्रामर, एक तो आपका यहाँ पे ग्रामर से क्वेश्चन बनता है, दूसरा आपका यहाँ पे वोकेब से क्वेश्चन बनता है, और तीसरा और 10 क्वेश्चन आपके पार्ट्स ऑफ द स्पीच के रूप में भी पूछता है, डिटरमिनर्स और पार्ट्स ऑफ द स्पीच। तो 30 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे आने वाले हैं। वोकेब की बात करूँ तो 10 आपके एंटोन, 10 सिनोम्स तथा 10 ईडियम्स आने वाली हैं, हर बार आते हैं। तो 30 क्वेश्चन लगभग इसके आने वाले हैं। और कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, ये सेक्शन ऐसा है कि आप खुद से कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी गाइड की भी ज़रूरत नहीं है। और ऑटोमेटिक सेक्शन को ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि 2 आपके पैसे जाएंगे 20 नंबर के, और 2 आपके यहाँ पे PQRS जिसे आप बोलते हो पैरा जंबल, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्प्रीहेंशन के। तो यहाँ पे यदि बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। तो जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके कभी मतलब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से पूछ लेता है, तो कभी किसी और सेगमेंट से पूछ लेता है। तो इस प्रकार से 10 से 20 क्वेश्चंस फ्लैक्चुएट होते रहते हैं कि कभी किसी टॉपिक से पूछ लिया तो कभी किसी से, लेकिन आएगा इन्हीं तीनों से, ग्रामर, वोकेब और कॉम्प्रीहेंशन वाले सेक्शन से। तो चलिए, इस वीडियो में हम जो ये सीडीएस 2021 का फर्स्ट जो सीडीएस हुआ था उसके ग्रामर के क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं, और उनमें जो लग रहा है जो ग्रामर रूल्स हैं उनको भी यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। तो ताकि जब भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चंस आप ही वहाँ पे सही करके आओ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, और इस प्रकार से आपको 4 यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्वेश्चन को, और आपको एरर बतानी है कि एरर किस पार्ट में है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ ए फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s, नो एरर। तो यहाँ पे बताओ कि किस सेगमेंट में आपको एरर यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए, यदि यहाँ पे क्वेश्चन में बात करूँ तो काम क्या बता रहा है कि ही हैड बीन डूइंग, वह यह काम कर रहा था। द जो वो फिजिशियन कब से कर रहा था, यानी कि जब आप बताते हो कि वह ये काम 2 साल से कर रहा है या कर रहा था, तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं कि सिंस फॉर का यूज करते हैं उस टाइम को बताने के लिए। सिंस तो आपका होता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, यानी कि जब से काम स्टार्ट होता है उसको बताने के लिए, और फॉर यूज होता है पीरियड को बताने के लिए, यानी कि 2 साल, 3 साल, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जितना भी जो पीरियड है उसको बताने के लिए फॉर, और स्टार्टिंग टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि 1990 से काम कर रहा है फिजिशियन का, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इसने बताया है। तो इसलिए यहाँ पे ड्यूरिंग न होके सिंस का यूज यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या होगा, ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ ए फिजिशियन सिंस द 1990s।
तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे एरर थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप कि जब सिंस 4 वाला जो आपका कंसेप्ट है वो एग्ज़ाम में आएगा तो आप सही कर पाओगे। यानी कि जब भी बताए कि कोई भी काम इतने दिनों से हो रहा था या हो रहा है तो फिर उसके लिए सिंस 4 का यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और सेकंड क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ही सेड दैट ही प्रिफर्ड कॉफ़ी देन टी। तो देखिए कुछ आपके जो वर्ब है वो ऐसी हैं, उनके साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन नहीं होता है, टू होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रीफर के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। प्रीफर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, इनके साथ क्या है कि हमेशा टू देन न होके टू का यूज किया जाता है। यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है लेकिन फिर भी देन नहीं आएगा, टू आएगा। यानी कि वह ही प्रिफर्ड कॉफ़ी देन टी, यानी वह चाय से ज़्यादा कॉफ़ी को प्रिफर करता है, पसंद करता है। तो यहाँ पे देन न आके टू आएगा कंपैरिजन के लिए, क्योंकि इन सभी वर्ब्स के साथ टू आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी सी पार्ट में एरर था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एरर बताना है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो देखिए जैसा कि निकल ही जाता है, जो ये क्या है कि ईडियम है, और इसका मतलब होता है कि हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ये क्या है कि मतलब फिक्स है, ये तो होना ही है, इसमें कोई भी ग्रामर रूल यहाँ पे नहीं लगता है। तो जो ईडियम्स हैं और ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो कि फिक्स होती हैं, उनमें ग्रामर रूल ज़्यादा नहीं लगता है, बट वो फिक्स होते हैं कि वो ऐसा ही आना है। तो एक क्वेश्चन हर सेट में आपका हर बार ईडियम से देता है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका एक इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज हो जाएगा यहाँ पे आर न होके। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे एरर था, यहाँ पे इज होगा सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्पीसीज इज कंसिडर्ड endangered when it is in a very high risk of extinction in the world। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रिस्क के साथ क्या है, कुछ जो वर्ब है वो अपने साथ जो प्रीपोजिशन है वो फिक्स होता है उनका। तो रिस्क के साथ ऑफ न होके एट आता है, रिस्क एट, यानी कि हाई रिस्क एट एक्सटेंशन इन द वर्ल्ड। तो रिस्क एट होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, और यहाँ पे भी एरर बताना है। क्वेश्चन क्या है, ओवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग। यानी कि हमारी जो ग्रेटेस्ट ग्लोरी है वो हमेशा कभी फेल न होने में नहीं है, बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। यानी लेकिन उसमें है कि हम बार बार गिरे और फिर भी उठ जाए, इसमें हमारी क्या है, ग्लोरी है, अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर होगा, सॉरी सिंगुलर नहीं, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस होगा, न कि पास्ट टेंस। तो यहाँ पे जो वर्ब दी गई है फेल, ये पास्ट है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। तो देखिए फॉल, एफ ए डबल एल, फॉल यानी गिरना, इसकी सेकंड फॉर्म है एफ ए डबल एल, फैल, और इसी की थर्ड फॉर्म है फॉलन, एफ ए डबल एल एल। तो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो फॉल होगा, यानी कि बट इन राइजिंग व्हेन एवरी टाइम वी फॉल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में आपका एरर था। तो देखिए अब तक जितने भी एरर आपको देखने को मिले हैं वो पार्ट सी में है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में भी इस प्रकार से देखने को मिले। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लैंग्वेज इज एन इसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन। तो क्या है कि लैंग्वेज इज, तो यहाँ पे लैंग्वेज के साथ क्या देता है, लैंग्वेज है एन इसेंशियल। जब आपको एन दे दिया गया, ए एन, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को डिनोट करता है। तो एन इसेंशियल मोड होगा, न कि मोड्स।
तो ये प्लूरल हो जाता है, और यहाँ पे ए एन दे दिया तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो एन इसेंशियल मोड होगा, न कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, मेरे आंसर बताने से पहले आप पॉज करके अपना जो आंसर है वो चूज कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे आंसर मैच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पे भी एरर बतानी है। द मैटर वाज बीन रिजॉल्व्ड आफ्टर लॉन्ग डिलिब्रेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस को आप पढ़िए, द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व्ड, यानी कि जो मैटर था उसको क्लियर किया जा चुका था, रिजॉल्व किया जा चुका था। तो यहाँ पे जब आप पास्ट की और हो सकने की आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जो सेंस है वो मिलता है कि ये काम किया जा चुका था या हो चुका था, तो वहाँ पे क्या होता है कि हैड बीन यहाँ पे होना चाहिए था, द मैटर हैड बीन रिजॉल्व्ड। तो यहाँ पे क्या है कि ये पैसिव में यहाँ पे सेंटेंस है। आफ्टर लॉन्ग डिलिब्रेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो देखिए अमंग दो से ज़्यादा को बताने के लिए और बिटवीन दो के लिए, तो यहाँ पे मेंबर्स क्या है, दो से ज़्यादा है, तो इसलिए क्या है अमंग का यूज किया गया है। ये भी डिटर्मिनर्स आपसे एग्जाम में पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे एरर है, तो हैड बीन यहाँ पे रिजॉल्व होगा, यानी कि मामला शांत किया जा चुका था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पे भी आपको एरर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, केयर हैज़ बीन टेकन टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। तो देखिए इसमें क्या है, केयर हैज़ बीन टेकन ध्यान रखा जा चुका था, टू एंश्योर आश्वस्त करने के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए वो किस लिए, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वर्ड आया है ये पार्टिसिपेंट्स के लिए आया है और इन्हें स्पेसिफाई यहाँ पे करता है। तो इसलिए क्या होगा कि द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि स्पेसिफिकेशन के अर्थ में यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से पहले द आर्टिकल का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें भी एरर बताना है। जैसा कि आपको पता है कि 10 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एरर से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। तो देखिए ये जो रूल है हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, तो नोट कर लीजिए। जब भी आपको सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ है, तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ दिया गया हो, तो इनके बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो नाउन है ये प्लूरल होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे सिंगुलर दिया गया है। तो वन ऑफ द सिंबल्स होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, न कि फ्रेंड। तो लगता ऐसा है वन ऑफ जब बोल देते हैं कि एक के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो नाउन है वो प्लूरल यूज होगा। तो एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इस कंसेप्ट से बनता ही बनता है, तो इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें भी आपको यहाँ पे एरर बताना है। इट इज़ स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। तो देखिए बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर है। तो देखिए इट इज़ स्टिल ट्रू, ये अभी तक सही है, दैट कि इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मानसून, कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मानसून यानी कि बरसात पे निर्भर है। तो देखिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे ये है नो एरर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स।
तो देखिए इस प्रकार से आपको पैसेज दिए जाएंगे, 2 पैसेज होंगे आपके एग्जाम में, और उनके आधार पे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यानी एक पैसेज से 10 क्वेश्चन, दूसरे पैसेज से भी 10 क्वेश्चन, 2 पैसेज होंगे, दोनों से 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसी के साथ ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, तो वोज के साथ क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आना है। तो सेकंड में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए गलत है। तो ब्रेक क्या है, ये भी गलत है। और यहाँ पे ऑप्शन कोलैप्स्ड, यहाँ पे होना चाहिए था डी, कोलैप्स्ड, यानी कि हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन पर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है वोज ब्रोकन, पूरी तरह से टूट चुका था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मैन इन द द टीम टू प्ले एट द नेशनल लेवल। तो देखिए जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, वो जो रूल था ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नी ऑफ, नन ऑफ, ये हमने तो ये देखिए द मैन ऑफ द प्लेयर्स, यानी उन सभी प्लेयर्स में से एक था, वन ऑफ द प्लेयर्स सिलेक्टेड फॉर द टीम टू प्ले एट द नेशनल लेवल। तो देखिए एक ही सेट में 2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सेम ही कंसेप्ट से। तो ये जो कंसेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है, और इसमें क्या है कि व्हेन सी मीट हर फ्रेंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 डिकेड्स हर थ्रोट चॉकड। तो जब वह मिला, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, व्हेन ही मेट, जब वह मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। मोर देन इट अपीयर्स, यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है, इसलिए कंपेरेटिव डिग्री यूज होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बायोग्राफी इज अबाउट ए पर्सन्स लाइफ स्टोरी, यानी एक बायोग्राफी क्या होती है, एक पर्सन की लाइफ की स्टोरी होती है। तो ए बायोग्राफी इज अबाउट ए पर्सन्स लाइफ स्टोरी, ऑप्शन नंबर ए में क्या है करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सी टोल्ड मी दैट सी डैश हर डिग्री बाई 23। तो देखिए जब भी बाई के साथ कोई फ्यूचर टाइम दिया जाए तो आपको क्या करना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहाँ पे आपको लगा देना है। तो क्या है यहाँ पे, सी टोल्ड मी दैट सी विल हैव कंप्लीटेड, यानी कि वह कंप्लीट कर चुकी होगी हर डिग्री बाई 2023,
यानी कि 2023 तक वह अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी होगी। तो विल हैव कंप्लीटेड यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको लगाना है जब भी बाई के साथ कोई भी फ्यूचर टाइम दिया जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन डैश डॉटर मैरिड योर कजन लास्ट ईयर। तो देखिए पहली बात तो जब भी आपको लास्ट ईयर दिया जाए, लास्ट डे दिया जाए, लास्ट वीक दिया जाए, जब भी आपको यस्टरडे दिया जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करना है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है मैरिड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन यानी कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। हुज जिसकी संबंध बता रहा है यहाँ पे यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन है। हुज डॉटर जिसकी बेटी, डॉटर यानी कि बेटी, मैरिड योर कजन लास्ट ईयर। तो देखिए संबंध बताने के लिए हुज का यूज करते हैं WHO ऐसे। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो रहा है कि जो रिच है वो तो रिच बनता जा रहा है और जो पुअर है वो ज़्यादा पुअर। तो देखिए द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन ए वे, इस प्रकार से, इन ए वे यानी कि इस प्रकार से, नॉट इन सच ए वे, इन ए वे इस प्रकार से, दैट द रिच बिकम रिचर एंड द पुअर बिकम पुअरर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें क्या है, हैड आई बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड आई कुड हैव मेड इट टू द सेलिब्रेशंस। तो देखिए ये क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस है लेकिन ये अलग फॉर्मेट में है, इसलिए आपको थोड़ा अटपटा यहाँ पे लग रहा है। तो देखिए हैड बीन इन्फॉर्म्ड यानी कि जब एक तरफ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस दिया जाए हैड बीन इन्फॉर्म्ड, तो दूसरी तरफ आपको क्या करना है कि कुड हैव या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे आपको दिया गया है कुड हैव मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं आपके, वो यहाँ पे एक बार देख लीजिए क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस से हर बार क्वेश्चन बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनने वाला है। तो देखिए जब भी आपको इफ के साथ या फिर कंडीशन बताई जाए वो आप सेंटेंस में उसका सेंस लेके भी पता कर सकते हो कि यहाँ पे कंडीशंस बताई गई हैं। तो इफ के साथ जब भी आपको प्रेजेंट टेंस दिया जाए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस दिया जाए, तो दूसरी तरफ आपको क्या करना है कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। और जब आपको इफ के साथ पास्ट इंडेफिनेट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया जाए तो दूसरी तरफ आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और तीसरा कंडीशनल सेंटेंस है जब आपको इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस दिया जाए यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको क्या करना है कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। तो ये 3 कंडीशनल सेंटेंस हैं जो कि हर एग्ज़ाम में, हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर इन सब का बनता है। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो 6 इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, पर्सपेक्टिव यानी नज़रिया, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन्फॉर्म्स दैट लीडिंग ए लाइफ ऑफ ग्रीड विल लीड इन अनहैप्पीनेस। यानी कि भारतीय जो मानसिकता है वो ये कहती है कि जो लालच भरी जो ज़िंदगी है यानी कि जो लालची लाइफ है वो आपको ले जाएगी अनहैप्पीनेस यानी कि नाखुशी की तरफ आपको ले जाएगी। विल लीड, सॉरी यहाँ पे लीड तो नहीं होगा, लीड इसलिए नहीं होगा क्योंकि लीड के साथ हमेशा टू फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं, लीड टू यानी कि वजह होना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इन दिया है साथ में, तो इसलिए लीड टू तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो लाइफ ऑफ ग्रीड विल रिजल्ट, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विल रिजल्ट इन अनहैप्पीनेस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसमें तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स और ग्रामर के क्वेश्चंस के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम
जो आपके वोकेब के सेक्शंस हैं, साथ ही साथ जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच, जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस बच गए हैं इसी सेट के, वो करने वाले हैं। तो यदि आप भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, और वीडियो को जितने भी आपके डिफेंस कैंडिडेट्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनका कि एनडीए, सीडीएस या फिर कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम है। तो चलिए फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।